कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मैं शिवम सिद्धार्थ एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में इतिहास की रणनीति और पाठ्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा किया था। आज हम प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण खंड पाषाण काल के ऊपर आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास का विभाजन अलग अलग विद्वानों के द्वारा किस प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आज की क्लास में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं भारत के इतिहास का विभाजन। भारत के इतिहास का विभाजन। भारत के इतिहास का विभाजन अलग अलग लोगों के द्वारा भारत के इतिहास का अलग अलग विभाजन प्रस्तुत किया गया। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम जो चर्चा करने जा रहे हैं यह है पीएफ सुम के अनुसार। पीएफ सुम के अनुसार ये पीएफ सुम साहब जो हैं इन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा धातु क्रम के आधार पर। जैसे यहां पर इन्होंने सबसे पहले कहा पाषाण काल। पाषाण काल इनका जो दूसरा पार्ट था वह था आपका ताम्रकाल। ताम्रकाल और जो तीसरा था वह था आपका कांस्य काल। कांस्य काल। अब इनके इस विभाजन से क्या तात्पर्य है कि जैसे हमने आपको बताया क्या पाषाण काल, ताम्रकाल और क्या कांस्य काल। समझिएगा कहीं कहीं यह विभाजन इस तरह से भी मिलता है। जैसा पाषाण काल, पाषाण काल, इसके बाद कांस्य या ताम्रकाल और तीसरे नंबर पे लौह काल। चूंकि अलग अलग किताबों में थोड़ा सा अलग अलग मिलता है लेकिन कुल मिलाकर विभाजन यही है। जैसे हमने बताया कि कहीं मिलता है क्या पाषाण काल, ताम्रकाल और क्या कांस्य काल। पीएफ सुम साहब ने इस धातुओं के उपयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा। या कहीं कहीं मिलता है क्या पाषाण काल, कांस्य काल और क्या लौह काल। विशेषकर यदि देखा जाए तो ये वाला जो मत है इसको थोड़ा सा अधिक समर्थन मिलता है, यानी ये आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि पूछ लिया जाता है कि पीएफ सुम साहब ने भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा तो पाषाण काल, कांस्य काल और क्या लौह काल। पाषाण काल से क्या तात्पर्य है? पाषाण काल में मनुष्य ने किसके औजारों का प्रयोग किया था? पत्थर के औजारों का प्रयोग किया था। इसके बाद कांस्य काल या ताम्रकाल, जैसे पाषाण काल का अंत होगा तो आएगा ताम्रपाषाण काल और इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में कौन सा? कांसा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया और हड़प्पा की सभ्यता में कांस्य धातु का प्रयोग किया था, जो कि टीन और तांबे के संयोग से कांसा का निर्माण किया गया था। और इसके बाद लौह काल से तात्पर्य है वैदिक काल। वैदिक काल में आर्यों के द्वारा, वो भी विशेषकर उत्तर वैदिक काल में किसका प्रयोग किया गया था? लोहे का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रकार से विभाजन होता है। इसके बाद ये जो दूसरा विभाजन आपको जो मिलता है, दूसरा विभाजन जो प्रस्तुत किया गया है वह किया गया है सर जॉन लुबाक के द्वारा। किसके द्वारा? सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक ने पाषाण काल को 2 भागों में बांटा, विशेषकर पूर्व पाषाण काल
और दूसरा क्या, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल हमने क्या बताया, सर जॉन लुबाक ने इसको कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा, पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल। आप देखेंगे कि इन्हीं के पद्धति का अनुसरण करते हुए जो कि आगे के कालों में पाषाण काल का जो विभाजन होगा वह कुछ इस तरह से हो जाएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और क्या, नवपाषाण काल। लेकिन यहाँ पे सर जॉन लुबाक ने पाषाण काल को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था, पूर्व पाषाण काल और क्या, नवपाषाण काल। इसके बाद यदि हम आपसे बात करें तीसरे नंबर पे जेम्स मिल आते हैं, जेम्स मिल साहब। चूंकि जेम्स मिल साहब जो हैं ये एक ब्रिटिश लेखक हैं और इन्होंने भारत के इतिहास की सांप्रदायिक अर्थों में व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। जैसे इन्होंने पहला पार्ट जो बताया वह क्या बताया, हिंदू काल, हिंदू काल, इसके बाद मुस्लिम काल, इसके बाद ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल। अब आप देखें इनकी नियति में किस प्रकार का खोट है। जैसे जेम्स मिल साहब एक तरह से हिंदू काल की बात कर लिया जाए तो हिंदू काल से क्या तात्पर्य है, भारत के प्राचीन इतिहास को इन्होंने क्या कहा, हिंदू काल कहा। जब मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन होता है तो इन्होंने कह दिया क्या, मुस्लिम काल। चूंकि ये जो दोनों व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत किया या किसके आधार पर प्रस्तुत किया, धर्म के आधार पर। किसके आधार पर प्रस्तुत किया, धर्म के आधार पर। अब बात ये उठती है कि जब आपने शुरू के 2 खंडों को धर्म के आधार पर जब आपने व्याख्या प्रस्तुत किया तो यहां पे आपको कहना चाहिए था ईसाई काल, क्योंकि जो अंग्रेज थे उनका जो व्यक्तिगत धर्म था वह क्या था, ईसाई था। तो आपको यहां पे कहना चाहिए था ईसाई काल, लेकिन यहां पर इन्होंने ईसाई काल न कहकर कौन सा शब्द प्रयोग किया, ब्रिटिश काल। यानी कहने का मतलब इन्होंने धर्म के आधार पर भारत के इतिहास का व्याख्या करने की तो कोशिश किया, लेकिन यहां पर जब आते हैं अपने काल की जब बात आती है, आधुनिक काल की बात आती है तो ये तटस्थ हो जाते हैं। यहां पर इन्होंने धर्म के आधार पर इतिहास की व्याख्या नहीं किया। अब देखिए इसी क्रम में भारतीयों के द्वारा भी भारत के इतिहास का विभाजन प्रस्तुत करने की कोशिश किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से जी.आर. भंडारकर और आर.सी. मजूमदार साहब के नामों का विवरण मिलता है। जी.आर. भंडारकर और क्या, आर.सी. मजूमदार। जी.आर. भंडारकर और आर.सी. मजूमदार के द्वारा जो भारत के इतिहास का जो विभाजन किया गया उसे विभाजन को हम आधार बनाकर आज अध्ययन करते हैं। जैसे इन्होंने बताया क्या, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, इसके बाद क्या, मध्यकालीन इतिहास, इसके बाद क्या, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। चूंकि आज इसी की बात किया जाए तो यही है क्या, अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन।
किसके आधार पर? अध्ययन के आधार पर। चूँकि जब हम अध्ययन करते हैं, चाहे हम किसी भी बुक स्टॉल पे जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि प्राचीन इतिहास की बुक दे दीजिए, मध्यकालीन इतिहास या मध्यकाल की बुक दे दीजिए, या आधुनिक काल की बुक दे दीजिए। जैसे कहने का मतलब क्या, इसको थोड़ा सा और मैं सरल कर दूं तो ये हो जाएगा आपका क्या, प्राचीन काल, इसके बाद क्या, मध्यकाल, और इसके बाद क्या, आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी जी.आर. भंडारकर के द्वारा और आर.सी. मजूमदार ने जो भारत के इतिहास की जो व्याख्या किया, जो विभाजन किया, वह इस प्रकार से क्या, प्राचीन काल जिसको आप कहते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकाल जिसको आप कहते हैं मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक काल जिसको आप कहते हैं क्या, आधुनिक इतिहास। तो एक तरह से हमने विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो भारत के इतिहास का जो विभाजन किया गया है उसके संदर्भ में हमने आपको बताया। अब देखें, इसी क्रम में धीरे धीरे हम अपने सिलेबस की तरफ चल रहे हैं। अब आपको एक और विभाजन मैं बता रहा हूं, वो विभाजन है कि अध्ययन के आधार पर अध्ययन के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन। चूंकि हमने अध्ययन के आधार पर भारतीय इतिहास के विभाजन को हमने बता दिया क्या, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और क्या, आधुनिक इतिहास। आप इतनी बात याद रखिएगा। एक पार्ट में और आपको बताना चाहता हूं, वह यह है कि लेखन कला के आधार पर, किसके आधार पर, लेखन कला, लेखन कला के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास का विभाजन समझिएगा। शब्द पकड़िए, हम किसकी बात कर रहे हैं, लेखन कला। जब लेखन कला की बात की जाती है कि लेखन कला के आधार पर भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा कि लेखन कला के आधार पर भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्या, प्रागैतिहासिक काल। इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसको कहते हैं आदैतिहासिक काल, और इसका जो तीसरा पार्ट होता है उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब समझिए, हमने क्या बताया, लेखन कला के आधार पर, यानी यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वह लेखने की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया आपको, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदैतिहासिक काल, और तीसरा क्या, ऐतिहासिक काल। समझिएगा, प्रागैतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है, क्योंकि शब्द बार बार पकड़िए, हमने कहा है लेखन कला, यानी प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है कि जिस काल में हमें लेखन कला का कोई प्रमाण नहीं मिला, यानी समझिए लेखन कला नहीं है, लेखन कला नहीं है, ठीक ना। दूसरी बात, किसी लिपि या अक्षर, किसी लिपि या अक्षर का अभिमानों के द्वारा विकास नहीं किया गया था, यानी जिस काल से संबंधित हमें लेखन कला का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है उस काल को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में मनुष्य ने किसी लिपि या अक्षर का विकास नहीं किया था। भाई लिखेगा कब, जब लिपि होगी
जब अक्षर होगा। तो जब लिपि और अक्षर का विकास ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि नहीं लिखेगा। अब ये सवाल ये उठता है कि जब लेखन कला है ही नहीं तो हमें इसके विषय में कैसे जानकारी प्राप्त होती है, इस काल के विषय में हमें जानकारी का माध्यम क्या है। इस काल के संदर्भ में जो हमें जानकारी का जो एकमात्र साक्ष्य है, एकमात्र जो स्रोत है, वह होता है क्या? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? पुरातात्विक साक्ष्य से तात्पर्य है कि जब विभिन्न स्थलों की खुदाई की गई तो वहां से जो पत्थर के औजार हमें मिले, उन्हीं पत्थर के औजारों के आधार पर हमें इस काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस काल में जानकारी का स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। अब एक बात और समझिए, अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार इस काल में हम किसको रखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस काल में हम मुख्य रूप से पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल किसको रखते हैं? पाषाण काल को रखते हैं, क्योंकि पाषाण काल से संबंधित हमें कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। इस काल के विषय में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह मात्र एकमात्र उत्खनित सामग्री उसी पर आधारित है। ठीक ना? तो ये तो हो गया आपका क्या? प्रागैतिहासिक काल। अब समझिए, अब आपका जो दूसरा पार्ट है वह आपका है क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। जरा इसके अर्थ को देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य मतलब क्या? आधा ऐतिहासिक काल। आप सबसे सरल भाषा में समझिए, आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या? आधा ऐतिहासिक काल, यानी पूरा ऐतिहासिक नहीं, आधा ऐतिहासिक। अब इससे क्या तात्पर्य है? यहां पर आप देखेंगे कि लेखन कला तो है, लेखन कला। यदि लेखन कला की बात किया जाए तो यहां पे लेखन कला है, यहां पर लिपि भी है, यहां पर अक्षर भी है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी क्या है? पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। अब इससे मतलब क्या है? यानी इससे तात्पर्य है कि यहां से हमें लेखन कला का प्रमाण तो मिला है, लेकिन लेखनी इतनी कठिन है कि इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अब आप देखेंगे कि अब सवाल ये उठता है कि सर फिर इसके विषय में जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो इसके विषय में हमें जानकारी यहां पर, जैसे हमने बताया ना कि पुरातात्विक साक्ष्य, तो यहां पर भी साक्ष्य कौन से हैं? पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य। अब देखें, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस काल में किसको रखा गया? तो इस काल में हम रखते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और किसको रखते हैं? वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। किसको रखते हैं? हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं, और किसको रखते हैं? वैदिक सभ्यता को रखते हैं। समझिए, हमने क्या बताया आपको? लेखन कला है, लिपि भी है, अक्षर भी है। यानी कहने का मतलब यह है कि लेखन कला का तो हमें प्रमाण मिला है, लेकिन लेखनी कठिन होने की वजह से इसका अभी तक सही तरीके से पठन पाठन नहीं हो पाया है। और इस काल में हमने किसको रखा है? हड़प्पा की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। जैसा कि यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या हमें हड़प्पा सभ्यता से लेखन कला का प्रमाण मिला है, तो लेखन कला का प्रमाण अवश्य मिला है। तो क्या हमने हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। जैसे कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफ है, यानी हम हड़प्पा सभ्यता के अक्षरों को देखकर एकमात्र अनुमान लगा सकते हैं। अभी तक इसका सही तरीके से पठन पाठन नहीं हो पाया है, इसलिए हमने हड़प्पा सभ्यता को कहाँ पर रखा? आद्य ऐतिहासिक काल में रखा।
एक सवाल ये आता है कि हमने यहाँ पर एक और सभ्यता को रखा है, वैदिक सभ्यता। यदि आपसे पूछा जाए कि वेदों की रचना किस काल में हुई, तो आप बताएंगे वैदिक काल में हुई। लेकिन हम वेद को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना। तो इस आधार पर देखा जाए तो यह परिभाषा तो यहाँ पर झूठी हो गई ना, कि जब हम वेद को पढ़ते हैं तो आखिरकार वेद को आदि ऐतिहासिक काल में क्यों लिख दिया गया। इसका एक सरल सा और एक सीधा सा जवाब यह है कि जब वेदों की रचना हुई, जब वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में वेदों की जब रचना हो रही थी, तो उस समय के जो ऋषि और जो मुनि थे, चाहे ऋग्वेद की बात कर लें, चाहे सामवेद की बात करें, यजुर्वेद, चाहे अथर्ववेद, जो कुछ भी था, वहाँ पर लिखा नहीं गया था किसी शिलापट या किसी ताम्रपत्र या किसी भोजपत्र पर उसको लिखा नहीं गया था। वो सारे के सारे वेद उन ऋषियों, मुनियों और पुरोहितों के दिमाग में पूरी तरीके से स्टोर थे। और वे क्या काम करते थे, अपने विद्यार्थियों को मौखिक रूप से पूरा का पूरा वेद क्या कर देते थे, तैयार करवा देते थे। यानी उस काल में जो शिक्षा का आधार था वह लिखित ना होकर वह मौखिक था। इसलिए वैदिक काल को किस में रखा गया है? आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अब हम बात करते हैं क्या? ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल से क्या है? यहां पर भी लेखन कला का प्रमाण है। लेखन कला है, लिपि भी है, अक्षर भी है, और सबसे बड़ी बात क्या है, हम इसको पढ़ते हैं। हम इसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़ा नहीं गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? पढ़ते हैं। जैसे हम ये कहें कि इस काल से संबंधित हमें लेखन कला के प्रमाण प्राप्त होते हैं और इस लिखित सामग्री का हम भली भांति पठन पाठन करते हैं, तो उस काल को क्या कहा गया? ऐतिहासिक काल कहा गया। अब बात आती है कि आखिरकार इस काल में हम किसको रखते हैं। तो इस काल की यदि बात किया जाए तो इस काल में हम अशोक के अभिलेखों से लेकर, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों से लेकर कब तक का इतिहास? अब तक का, अब तक का लिखित इतिहास, अब तक का लिखित इतिहास किस काल में शामिल किया जाता है? ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है। मुझे अब लग रहा है कि आपको इन तीनों के बीच का मौलिक अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे क्या? यहाँ पे लेखन कला नहीं है, यहाँ पे लेखन कला है लेकिन हम इसको पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पे लेखन कला है, हम उसको पढ़ते भी हैं, उसको समझते भी हैं। यदि भारत की सर्व प्राचीनतम लिखित सामग्री जो लिखी गई है उसकी बात करें तो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। तो वहाँ से लेकर और अब तक हमने इस डिजिटल बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा, यहाँ तक का इतिहास क्या हो गया? ऐतिहासिक काल में आ गया। यानी एक तरह से देखा जाए तो हम पाषाण काल से शुरू किए थे और यहाँ तक अब तक का इतिहास पढ़ डाले। तो ये हो गया आपका क्या? लेखन कला के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन हमने आपको बताया था। अब समझिए, यदि लेखन कला की बात करेगा तो चाहे वह भारत का इतिहास हो, चाहे वह विश्व के किसी भी देश का इतिहास हो, विभाजन सिर्फ और सिर्फ कितने प्रकारों का मिलता है? 3 प्रकारों का मिलता है। इससे क्या तात्पर्य है? जैसे मैं आपसे बात करूं, अमेरिका की ही बात कर लें, क्योंकि आज अमेरिका विश्व की सबसे विकसित देशों की सूची में शामिल है। तो आप हमको एक बात बताइए, क्या अमेरिका के लोग साक्षर ही पैदा हुए थे? क्या उनको पैदा होते ही लिखना पढ़ना आ गया था? क्या वहाँ पर पाषाण काल नहीं रहा होगा? अवश्य रहा होगा। यानी जिस दौर से हमारा देश गुजरा है उस दौर से विश्व के हर देश गुजरे होंगे। यानी कहने का मतलब यह है, मैं आपको सरल शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के भी इतिहास में एक समय ऐसा आया होगा जब लेखन कला का कोई प्रमाण नहीं होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रागैतिहासिक काल। एक समय ऐसा आया होगा जब लेखन कला का प्रमाण रहा होगा लेकिन नहीं पढ़ा गया होगा, तो उस काल को क्या कहा गया होगा? आदि ऐतिहासिक काल।
और एक समय ऐसा आया होगा जब लेखन कला का प्रमाण भी होगा, हम उसको पढ़ेंगे भी, उसको कहा गया होगा क्या, ऐतिहासिक काल। यानी लेखन कला की बात कर दे कि लेखन कला के आधार पर भारत ही नहीं अपितु विश्व के किसी भी देश की बात करें, विभाजन कितने प्रकार का है, तो आप बताएंगे 3 प्रकार का है। हाँ, ये हो सकता है कि अध्ययन के आधार पर भारत के इतिहास को चाहे विश्व के इतिहास को अपनी सुविधा के आधार पर अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ें। जैसे हमने बताया आपको पीछे कि अध्ययन के आधार पर भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और क्या, आधुनिक इतिहास। यदि उच्च स्तरीय परीक्षाओं की बात किया जाए, उच्च स्तरीय शोध संस्थानों की बात किया जाए, विश्वविद्यालयों अनुदान की बात किया जाए, तो वहाँ पर एक और पार्ट उभर कर आता है जिसको कहा जाता है उत्तर आधुनिक काल। अभी उत्तर आधुनिक काल की अवधारणा पूरी तरीके से आनी अभी बाकी है। हम उत्तर आधुनिक काल को मोटे तौर पर कह देते हैं क्या, आज़ादी के बाद भारत। लेकिन जिस दिन यह संकल्पना स्थापित हो जाएगी, हम कहेंगे भारत के इतिहास को 4 पार्टों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और क्या, उत्तर आधुनिक काल। तो ये तो हो गया आपका इतिहास का विभाजन। अब इतिहास के विभाजन के बाद अब हम लोग अपने टॉपिक के तरफ चलते हैं और अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे पाषाण काल। किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम आपके साथ, पाषाण काल के टॉपिक पर। तो आइए पाषाण काल के संदर्भ में चर्चा करते हैं। देखें, हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमने आपके प्राचीन इतिहास का सिलेबस जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो उसमें हमने बताया था, सबसे पहला ही टॉपिक हमने आपको बताया था क्या, पाषाण काल। क्या बताया था, पाषाण काल। आइए पाषाण काल। पाषाण काल के संदर्भ में आपके साथ बात करते हैं। समझिएगा पाषाण काल है क्या, और एक बात ये समझिए कि यहाँ पर हम आपके साथ किन किन टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पाषाण काल तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, साथ में हमने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, 2 छोटे छोटे टॉपिकों के ऊपर भी चर्चा करूँगा। इसमें होगा पहला क्या, ताम्र पाषाण काल, और दूसरा सब टॉपिक होगा क्या, महापाषाण काल। क्या, ताम्र पाषाण काल और क्या, महापाषाण काल। तो ये छोटे छोटे सब टॉपिक हैं जिसको हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, पाषाण काल। अब देखें पाषाण काल, थोड़ा सा इसका अर्थ हम देख लेते हैं। पाषाण मतलब पाषाण, यहाँ पे पाषाण और यहाँ पर क्या, काल। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लिखा है। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, और काल का मतलब क्या होता है, समय। दोनों को मिला दिया जाए, पत्थर का समय। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई प्रयोग नहीं, सीधा सरल अर्थ, पत्थर का समय। अब ये सवाल उठता है कि भाई ये पत्थर का समय क्या होता है, समय तो समझ में आ रहा है, लेकिन पत्थर का समय क्या मतलब। पत्थर का समय से तात्पर्य है, पाषाण काल से तात्पर्य है कि मानव सभ्यता संस्कृति का वह दौर जब मनुष्य ने अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग किया, उस काल को क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। हमने आपको क्या बताया, इससे तात्पर्य क्या है, पत्थर के औजार। जब मनुष्य को धातुओं का ज्ञान नहीं था, जैसे उसको तांबे का ज्ञान नहीं था, उसको कांसे का ज्ञान नहीं था, उसको लोहे का ज्ञान नहीं था, तब उस दौरान मनुष्य ने अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, जैसे शिकार करने के लिए उसने किनके औजारों का प्रयोग किया था, पत्थर के औजारों को बनाया था। इसीलिए इस काल को क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। ठीक ना। अब समझिए, पाषाण काल, थोड़ा सा हम
पाषाण काल का विभाजन देखते हैं। यहां पे तो हमने आपको अर्थ बता दिया, अब हम बात करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल जैसे हमने आपको बताया पीछे कि सर जॉन लुबाक ने पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल दो भागों में बांटा था, लेकिन आगे के कालों में एक मध्य पाषाण काल की भी संकल्पना आएगी, ठीक ना। तो यहाँ पर हम पाषाण काल की यदि बात करें तो जो आपका पाषाण काल है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है। इसका जो पहला पार्ट है उसको कहा जाता है पूरा पाषाण काल। इसका जो दूसरा पार्ट है उसको कहा जाता है मध्य पाषाण काल, और इसका जो तीसरा पार्ट है इसको कहा जाता है नव पाषाण काल। हमने पहला पार्ट क्या बताया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और क्या? नव पाषाण काल, ठीक ना। यदि इसके समय की बात किया जाए पूरा पाषाण काल का, तो पूरा पाषाण काल का जो समय है वह यह माना जाता है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, अभी मैं बता रहा हूं ईसा पूर्व से क्या तात्पर्य है। मध्य पाषाण काल का जो समय माना जाता है वह माना जाता है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल का जो समय माना जाता है वह माना जाता है 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व। समझिए, सीधा सा और सरल समय आपको बता रहा हूं। आप जब इसको देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा किताबों की मैं बात कर लूं तो अलग अलग किताबों में ये समय आपको अलग अलग मिल सकता है। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर इतना बता दिया तो वहाँ पे इतना लिखा है। जो सबसे सर्वमान्य तिथि है उस तिथि की यहाँ पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो ये पूरा पाषाण काल का जो समय है वह होता है क्या? 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का जो समय होता है वह होता है 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल का जो समय होता है वह होता है 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व। यहां पर हमने एक टर्म प्रयोग किया है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व क्या है? और एक बात आप देख रहे हैं 5 लाख से 10,000 घटते क्रम में हम जा रहे हैं ना। तो एक बात समझिएगा, इतिहास में एक संकल्पना को मान लिया गया है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है वह क्या है? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के जो बाद का जो समय है उसको क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। तो जब हम ईसा पूर्व में होते हैं तो एक तरह से आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं घटते क्रम में अध्ययन करते हैं, और जब ईसवी में होते हैं तो बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे बस अपने दिमाग में ये रखिएगा कि नॉर्मल इतिहास के विद्यार्थियों में ये हो जाता है कि भाई 5 लाख से 10,000 क्यों लिख रहे हैं, घटते क्रम में क्यों आ रहे हैं। तो आप इतना मान के चलिए कि ईसा पूर्व में घटते क्रम में अध्ययन करते हैं और ईसवी में किस क्रम में अध्ययन करते हैं? बढ़ते क्रम में अध्ययन करते हैं, ठीक। तो ये तो आपका पाषाण काल का विभाजन हुआ। एक बात और समझिए, ये तो पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया, लेकिन पुनः आप ये जो देख रहे हैं पूरा पाषाण काल को भी पुनः 3 पार्टों में बांटा गया है। अब समझिए कैसे। पूरा पाषाण काल, ये जो आप पूरा पाषाण काल देख रहे हैं इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या? निम्न पूरा
पाषाण काल। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा क्या, उच्च पूरा पाषाण काल। समझिए, हमने पूरा पाषाण काल को पुनः कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। अब समझिए 5 लाख से क्या 10,000। अब इसके यदि बात कर लिया जाए कि निम्न पूरा पाषाण काल का क्या समय है, मैं इसके आगे लिख दे रहा हूं। ये निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय होता है वह होता है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। ये जो मध्य पूरा पाषाण काल होता है इसका जो समय होता है वह होता है 50 से 40,000 ईसा पूर्व। और जो उच्च पूरा पाषाण काल का समय होता है वह होता है 40 से 10,000 ईसा पूर्व। तो ये जाके अब आपका पूरा का पूरा पाषाण काल का विभाजन हुआ। जैसे हमने पाषाण काल को बताया, एक बार आप देखें इसको। पाषाण काल को हमने बताया कि पाषाण काल को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और क्या नवपाषाण काल। इसके बाद निम्न पूरा पाषाण काल को फिर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और क्या उच्च पूरा पाषाण काल। अब यहां पर हम इसके एक एक पार्ट का विस्तृत अध्ययन करते हैं, ठीक ना। तो यहां पर यदि बात किया जाए, यदि मैं बात कर लूं आपके साथ किसका, कि पूरा पाषाण काल, चलिए हम बात करते हैं क्या पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक ना, कि थोड़ा सा भारत का हम अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में एक तुलना आपको बता देते हैं, थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका क्या है अफ्रीका। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया। और ये आपका क्या हो गया, भारत हो गया। समझिएगा, अफ्रीका में जो जीवन परंपरा 26 लाख ईसा पूर्व में, जो अफ्रीका में जीवन परंपरा 26 लाख ईसा पूर्व में शुरू हुई, वही जीवन परंपरा भारत में कब शुरू होती है? 5 लाख ईसा पूर्व में। था क्या कि प्राइमेट्स नर बंदर कह लें या मानव कह लें इसको, मैं कोष्टक में बंदर लिख दे रहा हूं, क्योंकि मनुष्य के संदर्भ में कहा जाता है, मानव के संदर्भ में कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वज थे वह क्या थे, बंदर थे। तो होता क्या है कि लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका के घने जंगलों से जो प्राइमेट्स नामक जो नर बंदर हुआ करता था या जो नर मानव हुआ करता था, वह जंगलों से कहां बढ़ता है? मैदानी भागों की तरफ बढ़ता है। कहां बढ़ता है? मैदानी भागों की तरफ बढ़ता है, क्योंकि जंगल में था। अब जंगल से कहां पर आता है? मैदानी भागों में आता है।
चूंकि इसी समय आप देखेंगे कि विश्व परिदृश्य की बात किया जाए तो पूरा का पूरा विश्व द्वितीय ग्लेशिएशन के दौर से गुजर रहा था। द्वितीय ग्लेशिएशन के दौर से गुजर रहा था। विश्व की जलवायु में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा था और विश्व जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप जो क्षेत्र बर्फ से ढके हुए थे, ग्लेशिएशन से क्या तात्पर्य है? अब देखेंगे कि जो क्षेत्र बर्फ से ढके हुए थे, जलवायु गर्म हो रही थी, जलवायु गर्म हो रही थी और बर्फ पिघल रही थी। जब बर्फ पिघल रही थी तो नए नए मैदान उभर कर सामने आ रहे थे। उसी समय अफ्रीका के जंगलों से एक प्राइमेट्स जो नर बंदर था, वह मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करता है और धीरे 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 उस जलवायु के अनुरूप अपने शरीर को ढालने का प्रयास करता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और इसी प्राइमेट्स जो नर मानव था, इसी के स्वभाव में परिवर्तन के फलस्वरूप भारत में या चाहे विश्व में बुद्धिजीवी मानव का आगमन होता है, जिसको कहा गया होमो सैपियंस। क्या कहा गया? होमो सैपियंस। प्राइमेट्स के बाद क्या? होमो सैपियंस। अब होमो सैपियंस की बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये जो घटना हो रही है, लगभग 50,000 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द ये घटना घटित हो रही है कि 50,000 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द यदि देखा जाए तो जो वो बंदर हुआ करता था वो आधुनिक मानव का क्या ले लेता है? रूप ले लेता है। तो समझिएगा एक बात, प्राइमेट्स हो गया, प्राइमेट्स नर मानव थे और उसी के स्वभाव में, उसी के स्वरूप में परिवर्तन के बाद आधुनिक बुद्धिजीवी मनुष्य का क्या होता है? आगमन होता है। एक चीज और समझिएगा, जो घटना अफ्रीका में 26 लाख ईसा पूर्व में घटित हुई, वह भारत में कब घटित हो रही है? 5 लाख ईसा पूर्व में घटित हो रही है। लेकिन एक मैं स्थल बताऊंगा, बोरी। क्या? बोरी। ये महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र। ये बोरी नामक जो स्थल है वह कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और यहां से जो हमें पाषाण सामग्री प्राप्त हुई, यहां से हमें जो सामग्री प्राप्त हुई है, उस सामग्री की जो तिथि है लगभग 14 लाख ईसा पूर्व तक ठहर रही है। कितनी? 14 लाख ईसा पूर्व। लेकिन ये जो बोरी है वह भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जिसकी जो तिथि है वह पहुंच रही है कितना? 14 लाख ईसा पूर्व। बाकी जितने भी पाषाणकालीन स्थल प्राप्त होते हैं उनकी जो तिथि है लगभग कितना है? 5 लाख ईसा पूर्व। इसका एकमात्र अपवाद है क्या? बोरी। यानी इतना तो स्पष्ट हो गया कि भारत में भी जीवन परंपरा जो शुरू हुई वह 5 लाख ईसा पूर्व से पहले शुरू हो चुकी थी। इसके साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? बोरी से मिला है। और बोरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो इतनी बात याद रखिएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मानव का विकास सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ, तो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। मानव के यदि संदर्भ में बात कर लिया जाता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, तो प्राइमेट्स जो कि नर मानव था या नर बंदर था, उसी के स्वभाव में परिवर्तन के फलस्वरूप आधुनिक होमो सैपियंस मानव का क्या होता है? आगमन होता है। अब आइए, अब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात करते हैं? पूरा पाषाण काल के संदर्भ में अब आपसे बात करते हैं। पूरा पाषाण काल। अब समझिएगा, पूरा पाषाण काल के संदर्भ में बात करें तो थोड़ा सा पूरा पाषाण काल की कुछ विशेषताओं को हम देखते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मानव सभ्यता संस्कृति के इतिहास में इसको एक नाम दिया गया है, आखेट एवं खाद्य संग्राहक काल। क्या कहा गया है?
आखेट एवं खाद्य संग्राहक काल। आखेट का मतलब क्या? शिकार। समझिएगा, एकदम आपको अर्थ समझ में आएगा, ये अर्थ ही इसकी विशेषताओं को बताएंगे। आखेट मतलब क्या? शिकार। और खाद्य संग्राहक का मतलब क्या? कि वह अपने खाने पीने की वस्तुओं को जितने दिनों तक सुरक्षित रखने का प्रयास करता था, जितने दिनों तक वो उसको सुरक्षित रख सके, यानी खाने पीने की वस्तुओं को वह जमा करता था। वो खाने पीने की वस्तुएं क्या थी? अब ऐसा नहीं है कि उसको गेहूं उत्पादन करने आता है, उसको चावल उत्पादन करने आता है, उसको जौ उत्पादन करने आता है, ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो मनुष्य का जो जीवन था वह पूरी तरीके से किस पर आधारित था? आखेट पर आधारित था, शिकार पर आधारित था। वह जानवरों का शिकार करता था और उस मांस को कुछ समय तक सुरक्षित रखने का प्रयास करता था, जिसको कहा गया है क्या? खाद्य संग्राहक। इसीलिए इस काल को कहा जाता है आखेट एवं खाद्य संग्राहक काल। और कुछ चीजें देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, यदि आपसे बात किया जाए कि क्या पूरा पाषाण कालीन मानव के शारीरिक साक्ष्य भारत से प्राप्त हुए हैं, जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, तो नहीं। यहां पर जीवाश्म का साक्ष्य नहीं है, जीवाश्म नहीं है, यानी जीवाश्म का साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुआ है। फिर जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है? जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? जानकारी का एकमात्र स्रोत है, वह क्या है? पत्थर के औजार। पत्थर के क्या? औजार। समझिए, हमने आपको बताया कि जो मनुष्य का जो जीवन था वह पूरी तरीके से आखेट पर आधारित था, शिकार पर आधारित था। जानवरों का शिकार करता था, उसको खाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ शिकार ही खाता था। मैं मान के चल रहा हूँ 90% उसका जीवन शिकार पर आधारित था, कृषि करने उसको नहीं आ रहा है, लेकिन उसने अपने विवेक के आधार पर जो कंदमूल पहचाना, कंदमूल चाहे जो कुछ भी था, चाहे फल की बात कर लें, कुछ भी बात कर लें, जो लगता था उसको कि खाने लायक है, तो उनको भी वह क्या करता था? खाता था। यानी हम कहने का मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य का जो जीवन था शिकार के साथ कंदमूल फलों पर क्या था? आधारित था। दूसरी बात, मानव जीवाश्म इस संदर्भ में क्या प्राप्त हुआ है? नहीं मिला है। फिर अब ये सवाल उठता है कि इसके विषय में हमें जानकारी किसके आधार पर मिलती है? तो पत्थर के औजारों के आधार पर इस काल के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमने आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो अब इसके एक एक पार्ट पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल का जो पहला जो पार्ट था वह क्या था? निम्न पूरा पाषाण काल। पहला पार्ट इसका क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल। यदि निम्न पूरा पाषाण काल की बात किया जाए तो ये जो काल है, हमने आपको बताया है, समय इसका हमने बताया है कि 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। यदि निम्न पूरा पाषाण काल की बात किया जाए तो ये जो काल है मानव उद्विकास का प्रारंभिक काल है। मानव उद्विकास का प्रारंभिक काल। अब मानव उद्विकास के प्रारंभिक काल से क्या तात्पर्य है? मानव उद्विकास के प्रारंभिक काल से तात्पर्य है कि मनुष्य की जीवन लीला यहीं से क्या हो रही है? भारत में शुरू हो रही है। दूसरी बात, इसका जीवन किस पर आधारित है? शिकार। शिकार किस पर आधारित है? शिकार या आखेट। शिकार या आखेट, जानवरों का शिकार करता है। दूसरी बात क्या, यदि आपसे पूछा जाए
किन जानवरों का शिकार करने के लिए उसने किसका प्रयोग किया था? तो पत्थर के औजारों का प्रयोग किया था। पत्थर के औजारों का प्रयोग। किसका प्रयोग किया था? पत्थर के औजारों का प्रयोग किया था। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो पत्थर के जो औजार बनाए गए, पहली बात कि औजारों को बनाने की पद्धति क्या थी और उन औजारों को बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो औजारों को बनाने की जो पद्धति है वह है कोर। वह क्या है? कोर। यानी मनुष्य ने किस प्रकार के औजारों का प्रयोग किया था? कोर प्रकार का। और किस पत्थर का प्रयोग किया था? क्वार्टजाइट। किसका प्रयोग किया था? क्वार्टजाइट। ये दोनों पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। औजारों को निर्मित करने के लिए या औजारों को निर्मित करने की पद्धति क्या थी? तो पद्धति थी कोर। पद्धति क्या थी? कोर। और पत्थर क्या था? कौन सा पत्थर प्रयोग किया था? तो क्वार्टजाइट। पद्धति क्या है? कोर। और पत्थर कौन सा है? क्वार्टजाइट। अब कोर से क्या तात्पर्य है? कोर का मतलब होता है मूल पत्थर। मूल पत्थर। कोर से क्या तात्पर्य है? कोर का मतलब है मूल पत्थर। अब मूल पत्थर से क्या तात्पर्य है? मूल पत्थर से तात्पर्य, जैसे हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो अभी बताएंगे कि उपकरणों को निर्मित करने की जो पद्धति होगी वह होगी फ्लेक या सल्क। आगे हम बताएंगे कि ब्लेड या ब्यूरिन। तो कोर से ही ये सारे उपकरण बनाए जाएंगे। समझिए, यहां पर हमने क्या कहा कि उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति क्या है? कोर है। कौन सी पद्धति है? कोर। उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति क्या है? कोर। कोर का मतलब हमने क्या बताया? मूल पत्थर। जैसे आप सपोज करिए कि यह एक क्या है? एक बड़ा सा पत्थर है और हमने इस पत्थर पे एक दूसरा पत्थर उठाया और हमने इस पे क्या कर दिया? वार कर दिया। जब हम वार करेंगे तो यहां से यह वाला पार्ट कट जाएगा इस तरह से। यह पार्ट क्या हो गया? अलग हो गया। ये वाला पार्ट अलग होगा। अब देखिए, फिर हमने क्या काम किया कि फिर इस पे हमने इस तरह से क्या कर दिया? वार किया। फिर हमने यहाँ पे इस तरह से क्या कर दिया? वार कर दिया। अब देखिए, देखते जाइए। अब हो क्या रहा है कि इस तरह से इसका आकार कुछ क्या हो गया? इस तरह का हो गया। और ये आपका बन गया क्या? हैंड एक्स बन गया। इसी को कहा जाएगा हैंड एक्स या हाथ की कुल्हाड़ी। अब समझिएगा, कोर का मतलब क्या था? भाई, पत्थर हमने जो लिया था, पत्थर तो वही है ना, पत्थर तो नहीं बदला ना। पत्थर में से टुकड़े अलग अवश्य हुए लेकिन मूल पत्थर क्या है? वही है। तो इसलिए कहा गया कि उपकरणों को निर्मित करने की जो पद्धति थी वह क्या थी? कोर पद्धति थी। और किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? क्वार्टजाइट। अब समझिए, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि इस काल के प्रमुख औजार कौन कौन से थे। तो जरा औजारों की बात करते हैं। औजार, वे औजार कौन कौन से थे? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखें, औजारों की यदि बात करें तो यहां पर आपको 4 औजार मिलेंगे। 4 औजार। पहला है आपका हैंड एक्स। पहला क्या? हैंड एक्स। दूसरा क्या? क्लीवर। थोड़ा साफ लिखता हूं मैं। दूसरा क्या है आपका? क्लीवर। क्लीवर। तीसरा क्या है आपका? चापर। और चौथा क्या है? चॉपिंग। समझिएगा, हैंड एक्स, क्लीवर, चापर और क्या?
चॉपिंग, ठीक ना। अब देखिए हैंड एक्स का मतलब क्या, हैंड एक्स का मतलब है हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी। क्लीवर का मतलब क्या है, विदारड़ी। चॉपर का मतलब क्या है, खंडक। और चॉपिंग का मतलब क्या है, गड़ासा। हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर और चॉपिंग। अब देखिए, सॉरी, ये ऐसे कर लें आप, ये चॉपर का मतलब क्या, खंडक, और चॉपिंग का मतलब क्या, गड़ासा। या इसको मैं हटा देता हूं, गड़ासा और क्या, खंडक। आप इंग्लिश वाले नाम ही याद रखें क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ हिंदी वाला नाम। तो हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर और क्या, चॉपिंग। हैंड एक्स का मतलब क्या, हाथ की कुल्हाड़ी। क्लीवर मतलब क्या, विदारड़ी। चॉपर मतलब क्या, गड़ासा। और चॉपिंग मतलब क्या, खंडक। तो ये औजार हैं, याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि इस काल से संबंधित औजार कौन से हैं। तो हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर और चॉपिंग। अब समझिए जरा इनकी यदि संरचना की बात करें तो हैंड एक्स हमने आपको यहाँ पर ये बनाया है, ये आपका क्या है, हैंड एक्स है, ये आपका क्या है, हैंड एक्स है, ठीक ना। अब क्लीवर की बात किया जाए तो क्लीवर क्या होता था, आप क्लीवर को, अब जैसे नॉर्मल मैं आपको बता दूं कि क्लीवर कुछ इस तरह से होता था। क्लीवर जो होता था कुछ इस तरह का होता था, पत्थर का। इसे ये वाला जो पार्ट आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर धार होती थी, एक फलक की तरह होता था, फ्लैग की तरह होता था। और इधर क्या होती थी, इस वाले पार्ट पे, नीचे वाले पार्ट पे क्या होती थी, धार होती थी। आप जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर मीट वीट काटने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। नेट पे आप सर्च करेंगे तो इसका फोटो आपको मिल जाएगा, ठीक ना। और यदि नहीं होगा तो मैं, हो सकता है कि अगली वीडियो में खुद इसका फोटो आपको मैं दिखा दूं कि कैसा होता है। अब ये आपका आता है क्या, क्लीवर हो गया। इसके बाद क्या, चॉपर और चॉपिंग। देखिए कभी कभी इसी को, इन्हीं दोनों को मिला के चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति कहा जाता है, जिसका साक्ष्य हमें सोहन घाटी से प्राप्त होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कहा जाता है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। तो चॉपर का मतलब क्या होता है, चॉपर, जैसे पेबुल समझिए, सबसे पहले चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, पेबुल को पहले आप समझ लीजिए। ये पेबुल क्या होता था, जैसे पेबुल से तात्पर्य है कि जैसे जब नदियां प्रवाहित होती हैं, नदियां जब बहती हैं, तो उनके साथ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भी क्या होते रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। धीरे 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 बहते बहते उनके पत्थरों का जो आकार होता है वह गोल हो जाता है। कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या, कुछ इस तरह का हो गया, उनका रूप कैसा हो गया, कुछ इस तरह का हो गया। चॉपर का जो रूप है वह किस तरह का हो गया, इस तरह का हो गया। अब आप देखेंगे कि इसी चॉपर के जब एक तरफ धार बना दी जाए, किधर धार बना दी जाए, एक तरफ, गोल मटोल सा आपको कुछ दिख रहा है। अब जब इसके एक तरफ धार बना दी जाती है तो वह क्या हो जाता है, चॉपर। एक तरफ धार, एक तरफ धार जब होती है तो क्या होता है, चॉपर। और यही पेबुल, देखिए ये भी एक पेबुल है, और इसका यहां पर ये मैं जब बता रहा हूं, ये भी मान लीजिए कि गोल मटोल है, कुछ इस तरह का है। अब इसके दोनों तरफ आप धार बना दीजिए, नॉर्मल ऐसे, दोनों तरफ धार हो गई। यहां पर भी है, एक धार ये हो गई, एक धार यहां पे हो गई। जब दोनों तरफ धार हो जाती थी तो क्या बन जाता था, चॉपिंग बन जाता था। चॉपर मतलब क्या, एक तरफ धार, चॉपिंग मतलब क्या, दोनों तरफ धार, ठीक ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। इसी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है क्या, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, जिसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, सोहन घाटी से प्राप्त होते हैं। सोहन संधि के सहायक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब एक बार मैंने आपको जो पढ़ाया है वो थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आप समझ लीजिए, यदि आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ रहे थे, हमने बताया था कि मानव युद्ध विकास का प्रारंभिक काल किस पर जीवन आधारित है, शिकार पर आधारित है, और पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया था मनुष्य के द्वारा उस समय शिकार करने के लिए। दूसरी बात क्या है, हमने आपको बताया कि पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया, और उन पत्थरों के औजारों का जब प्रयोग किया गया था तो पत्थरों को बनाने की पद्धति क्या थी, कोर थी, और किस पत्थर का प्रयोग किया गया है, क्वार्टजाइट। अब देखिए, कोर का मतलब हमने आपको बताया था क्या, मूल पत्थर। कोर का मतलब क्या, मूल पत्थर। अब मूल पत्थर हमने बताया था कि जैसे हमने एक बड़ा सा पत्थर लिया, उस पर दूसरे पत्थर के टुकड़े से हम जैसे वार कर रहे हैं, जैसे एक हम बड़ा सा टुकड़ा ले लिया, उस पर हम दूसरे पत्थर से क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो उसका जो पार्ट अलग हो रहा है, औजार उस पर नहीं बनाया जा रहा है, औजार उसी पर बन रहा है जो हमारा मूल पत्थर था, तो यहाँ पे औजार बन गया। कभी कभी एग्जाम में औजारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी वाले नाम यदि आपको नहीं याद होते हैं तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज तक मुझे नहीं याद हुआ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन गणासा है कौन खंडक है, ठीक ना। लेकिन आप इंग्लिश वाले नाम याद रखेंगे, हैंड एक्स, क्लीवर, चापर और क्या, चॉपिंग, ठीक ना। अब है क्या, और थोड़ा सा डिफरेंट आपको ये जानना है कि चॉपर और चॉपिंग में डिफरेंट क्या है। तो चॉपर में एक तरफ धार होती है, चॉपिंग में क्या होता है, दोनों तरफ धार होती है, ठीक। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब समझिए, अब इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां से परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख स्थल, क्या, प्रमुख स्थल, कि इस टॉपिक से संबंधित आपके जो प्रमुख स्थल हैं, जैसे एग्जाम में कई बार पूछा है कि भारत में सर्वप्रथम कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक ना। हमें चापर चापिंग संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हमें बिदाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। तो आइए इन स्थलों के विषय में हम बात करते हैं। और सबसे पहला स्थल हमने जो लिया है वह है आपका क्या, पल्वरम। पहला स्थल हमने क्या लिया है, पल्वरम। और ये पल्वरम कहां पर है, मद्रास में, या आप तमिलनाडु कह लें, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए यहां से क्या मिला है, तीन चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये तीनों के तीनों पॉइंट परीक्षा में पूछे गए हैं। पहली बात, हैंड एक्स मिला है, हैंड एक्स। हैंड एक्स मतलब क्या, हाथ की कुल्हाड़ी। कब मिला है, 1863 में मिला है। किसने खोजा है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। बहुत इंपॉर्टेंट। पल्वरम कहां पे है, मद्रास या तमिलनाडु। क्या मिला है, हैंड एक्स। कब मिला है, 1863 में। किसने खोजा है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, बादमदुराई या बदमुरई। बादमदुराई या बदमुरई, या बदमुरई भी कहीं कहीं मिलता है, बदमुरई, आप इसमें घबराने की कोई बात नहीं। देखिए यहां से भी आपको क्या मिला है, हैंड एक्स मिला है। क्या मिला है, हैंड एक्स। अब देखिए तीसरे नंबर पे अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम, यहां से क्या मिला है, यहां से भी, यहां से सर्वाधिक संख्या में, सर्वाधिक संख्या में हैंड एक्स मिला है। क्या मिला है, सर्वाधिक संख्या में हैंड एक्स मिला है। देखिए हमने तीन चीज आपको बताया पे, तीन स्थल। पल्वरम कहां पे है, मद्रास में है।
बदमुराई या बदमुरै, ये भी कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु में है। यानी ये जो 1 2 3 4 ये जो चारों स्थल आप देख रहे हैं ये कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। और यहाँ से मुख्य रूप से आपको क्या मिला है, हैंडेक्स मिला है। क्या मिला है, हैंडेक्स। सीमित मात्रा में क्लीवर के भी साक्ष्य हैं, लेकिन यदि आप पिछले सालों के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, विभिन्न परीक्षाओं को देखेंगे, तो अक्सर यहाँ से हैंडेक्स के संदर्भ में प्रश्न क्या करता है, पूछता है। मैं अभी बता रहा हूँ कि क्लीवर आपको कहाँ से मिला है, ठीक ना। अब देखें, इसके बाद ये तो हमने हैंडेक्स की बात कर लिया। अब देखिए यहाँ पर एक स्थल हम ले रहे हैं चौथे नंबर पे, जिसका नाम क्या है, भीम बेटका। यह कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। यहां से यदि हम बात करें तो पहले नंबर पे क्लीवर, क्या, क्लीवर। दूसरे नंबर पे पाषाणकालीन चित्रकारिता, और तीसरे नंबर पे शैलाश्रय, या आप गुफा कह दें, गुफा, समझिएगा। भीमबेटका जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हमने आपको बताया कि यहाँ से पहले क्या मिल रहा है, क्लीवर मिल रहा है, इसके बाद पाषाणकालीन चित्रकारिता के साक्ष्य मिल रहे हैं, और इसके बाद क्या मिल रहा है, शैलाश्रय, यानी मतलब क्या, गुफा। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाषाणकालीन चित्रकारिता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो भीमबेटका से मिले हैं। एग्जाम में कई बार यह प्रश्न आपसे क्या किया हुआ है, पूछा है। अब आइए, अब हम अगले स्थल की ओर चलते हैं, और अगला जो स्थल है वह है आपका क्या, अगला स्थल जो आपका है वह है सोहन घाटी। सोहन घाटी, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और सोहन किसकी सहायक है, सिंधु की सहायक है। और यहां से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चापर और चॉपिंग के। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चॉपर और चॉपिंग के। इसीलिए इसको सम्मिलित रूप से चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है। चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। थोड़ा सा एक चीज और आप जान जाएं, इसके उत्खनन में 2-3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। 2-3 लोगों ने इसका उत्खनन किया है। जैसे यदि मैं बात करूं मुख्य रूप से, तो डी टेरी और पीटरसन। डी टेरी और पीटरसन के द्वारा इन लोगों ने क्या काम किया है कि जम्मू कश्मीर से लेकर, ठीक ना, पीओके से लेकर कहां तक, साल्ट रेंज तक, साल्ट रेंज तक, इन क्षेत्रों में इन्होंने शोध और अनुसंधान कार्य किए हैं। और यहां से इन्होंने किसके साक्ष्य प्राप्त किए, चापर और चॉपिंग के। याद रखिएगा, सोहन घाटी किसकी सहायक है, तो ये सिंधु की सहायक है। यहाँ से किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, चापर और चॉपिंग प्रकार के, ठीक ना। इसको सम्मिलित रूप से क्या कह दिया गया है, चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। देखें अगले नंबर पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक हम बताना चाहेंगे बेलन घाटी। बेलन घाटी अपने
यूपी में है, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्रों में पड़ती है। तो बेलन घाटी से यदि बात किया जाए तो बेलन घाटी से हमें चापर प्रकार के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। किसके? चापर उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद इसी समय देखेंगे कि एक और स्थल है जिसका नाम है पहलगाम। पहलगाम ये कहाँ पे है? ये जो पहलगाम है यह आपका जम्मू और कश्मीर में है, ठीक ना। पहलगाम जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से भी हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? कुल्हाड़ी के। आप इसको कह सकते हैं हैंडेक्स। क्या आप कह सकते हैं? हैंडेक्स। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो स्थल हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन स्थलों से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। एक आध स्थल और मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ। नरसिंहपुर की बात कर लेता हूँ। नरसिंहपुर की बात कर लेता हूँ। यह कहाँ पे है? एमपी में है। नरसिंहपुर कहाँ पे है? एमपी में है। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से भी चापर और चॉपिंग, चॉपर और चॉपिंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से भी एक स्थल मैं और आपको बता दूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और ये दक्षिण भारत का है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल में से माना जाता है। उसका नाम है गुड़ियाम। गुड़ियाम, क्या नाम है इसका? गुड़ियाम। यहां से क्या मिला है आपको? क्लीवर, क्लीवर के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से हमने आपको पाषाण काल का या पूरा पाषाण काल के एक छोटे से पार्ट निम्न पूरा पाषाण काल के विषय में पढ़ाया। जितनी चीज़ें हमने आपको बताया है उतनी चीज़ों को आप अवश्य याद रखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मैं पुनः आपको मैं रिवाइज करवा दूं, रिकॉल करवा दूं। ये स्थल मैं बार बार कह रहा हूं फ्रेंड्स, याद रखना। मैं बार बार आपको इसलिए मैं जोर दे के कह रहा हूं कि ये स्थल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस पर गौर करने की आवश्यकता है। पहला स्थल हमने बनाया है आपको पलवरम, कहाँ पे है? मद्रास में है। हैंडेक्स का साक्ष्य मिला है 1863 ईस्वी में। किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। इसके बाद हमने बताया बदमुराई या बदमुरै, यहाँ से भी क्या मिला है? हैंडेक्स मिला है। अतिरम पक्कम की बात करें तो यहाँ से सर्वाधिक संख्या में हैंडेक्स प्राप्त होता है। इसके बाद हमने आपको बताया है क्या? चौथा नंबर पे है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में। देखिए लोकेशन याद रखिएगा, ठीक ना। ये पलवरम, बदमुराई, बदमुरै, अतिरम पक्कम, ये सारे के सारे स्थल तमिलनाडु में हैं। कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्या मिला है? क्लीवर, पाषाण कालीन चित्रकारिता और क्या? शैलाश्रय, मतलब क्या? गुफा। सोहन घाटी बहुत इंपॉर्टेंट, 5वें नंबर पे हमने आपको बताया क्या? सोहन घाटी। और सोहन घाटी से हमने बताया है कि यहाँ पर अनुसंधान किसने किया है? डी टेरी और पीटरसन के द्वारा किया गया है। और लोग भी हैं, जैसे टाड महोदय भी हैं यहाँ से। इन्होंने, टाड महोदय ने भी उत्खनन किया था, ठीक ना। टाड महोदय के भी द्वारा यहाँ पे शोध अनुसंधान किया गया है। लेकिन आपको डी टेरी और पीटरसन को याद रखना है। इन्होंने क्या काम किया था? डी टेरी और पीटरसन के द्वारा जो यहाँ पे शोध अनुसंधान किया गया है, यह जम्मू कश्मीर से लेकर साल्ट रेंज तक इन्होंने उत्खनन किया था और चापर चापिंग प्रकार के उपकरणों को प्राप्त किया था। इसको सम्मिलित रूप से कहा गया चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। और पेबुल क्या होता है मैंने आपको पीछे बताया। अब देखिए इसके बाद 5वें नंबर के बाद हमने 6ठे नंबर पे आपको हमने बताया क्या? बेलन घाटी। 6ठे नंबर पे क्या है? बेलन घाटी। चापर प्रकार के उपकरण मिले हैं। बेलन घाटी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। विशेषकर इसका कुछ पार्ट इलाहाबाद में भी है, कुछ पार्ट मिर्ज़ापुर में भी है। इसके बाद पहलगाम हमने क्या बताया? ये कहाँ पे है? 7वें नंबर पे पहलगाम आपका कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर में था। यहाँ से क्या मिली है? हाथ की कुल्हाड़ी मिली है। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था? इसके बाद हमने आपको नरसिंहपुर बताया है।
और ये नरसिंहपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ से क्या मिला है? चापर और चापिंग प्रकार के उपकरण मिले हैं। इसके बाद हमने आपको क्या बताया है, ये जो गुड़ियाम हमने बताया है, ये 9वें नंबर पे गुड़ियाम जो हमने बताया है, यहाँ से भी किसके साक्ष्य मिले हैं? क्लीवर के साक्ष्य मिले हैं। और जो ये गुड़ियाम है ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो इतनी बात आप याद रखेंगे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।